तो कहने का मेन पर्पस ये है कि अब से जो तुम कर चुके हो, जो भी बहाने हैं, सबको साइड कर दो। कुछ टाइम के लिए अब से क्लास में रेगुलर हो जाओ और टेस्ट दो। तुम्हें जितना भी आता है टेस्ट टेस्ट दो, क्योंकि तुमने अगर क्लास लगाई है तो तुम्हें कुछ तो आता होगा। डेफिनेटली आता होगा, कोई डम नहीं होता। इंटेलिजेंट हो तुम। अगर डम होते तो तुम्हें सेंस ही नहीं होता इन सब चीज़ों का, लेकिन है ना सेंस। सो बी रेगुलर एंड अटेंड टेस्ट। और मंडे से थोड़ा चेंज होने वाला है, तो तुम्हें अगर कंफर्टेबल ना लगे तो बताना, हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे, कोई चक्कर नहीं है। फ्री तुम्हारे पास है, एक पावर है कि तुम आराम से कम्युनिकेट करो, राइट। तो फिर मंडे से हम करेंगे बायोटेक का चैप्टर उस यूनिट से। ओके, हाँ, मंडे और ट्यूसडे मेरी क्लास नहीं होगी, बिकॉज आई विल ट्रेवलिंग बैक। सो मेरी ट्रेन है, 2 रात तो मैं ट्रेन में ही होंगी, तो ट्रेन में क्लास नहीं हो पाएगी। ऐसे ऐसे क्लास होगी, मुझे नहीं लगता उसमें मैं फोकस कर पाऊंगी। तो मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होगी, उसके बाद होगी, राइट। तो बायोटेक प्रिपेयर करके रखना। ओके। श्योर मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड बायोटेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। दोनों चैप्टर ना एज ए यूनिट आते हैं, एक साथ मिक्स हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और बहुत स्कोरिंग है, और बहुत ईजी भी है, इसलिए पढ़ के आना। चलो, लेट्स मूव ऑन। और हम बात करते हैं, हम कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, करेक्ट। यो मैम। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे थे, क्योंकि एनसीईआरटी में ना बहुत ट्रिकी लाइंस लिखी है इस चैप्टर में, तो इसलिए हमने साथ में डाल लिया। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का फर्क पड़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन में थोड़ा लोचा है यहाँ पर, तो हमने इस पेज पे क्लियर कर लिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का तुमने होमवर्क करा। यो मैम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नोट्स बना के लाने थे, जो भी इस पैराग्राफ में लिखे, सिर्फ उतने। पूरा एनिमल किंगडम नहीं करना था। जिसने नहीं करा वो ये देख लेना कि जो भी होमवर्क नहीं करके आ रहा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि उसे नीट की सीट ना मिले। तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बच्चे पेपर में अपीयर हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तुमको एक सीट चाहिए। तो जब भी तुम काम नहीं करके आ रहे हो, तुम अपनी एक सीट को जाने दे रहे हो, एज सिंपल एज दैट। मैं तुमसे होमवर्क चेक करूँ तो आई थिंक अब सब इतने बड़े हो गए, राइट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा बिना बात के। तो जब भी तुम होमवर्क ना करो तो अपने माइंड में एक चीज़ याद रख लेना कि मैं डीमोटिवेट नहीं करती कभी किसी को, लेकिन ये चीज़ मैं ट्रुथ बता रही हूँ कि जब भी तुम होमवर्क नहीं करके आओगे, तुम अपनी सीट को जाने दे रहे हो, एक स्टेप उससे पीछे ले रहे हो, एक एक बार उसको धक्का दे रहे हो कि मुझसे दूर हो जा। क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट ना होता, मैं तुम्हें होमवर्क ना देती। मुझे सच में पसंद नहीं है होमवर्क करना, तो मैं भी उतना ही देती हूँ जब बहुत इसेंशियल है। और वो तुमको अपने आप से करना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी भूल जाओगे, ये खुद से लिखोगे याद रहेगा, ये लिखने से याद होता है। तो जिसने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का नहीं किया है होमवर्क, उसका मतलब है कि उन्होंने नीट की सीट से एक स्टेप पीछे ले लिया या उसको धक्का दे दिया। ठीक है, अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है उसमें, दोबारा से उसको पकड़ना है या नहीं। उसके बाद हमने ये कॉमन पैसेज पढ़ा था, फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है, करेक्ट। करेक्ट। उसके बाद हमने पैसेज के बारे में बात करी थी, उसकी डायरेक्शन के बारे में। और हमने बताया था साउंड बॉक्स हम कहते हैं किसको, हम ग्लॉटिस को कहते हैं। और उसके ऊपर एक कैप लगा होता है उसका ढक्कन, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लॉटिस इज द कैप बाई ग्लॉटिस इज द चेम्बर वाइल एपिग्लॉटिस इज जस्ट अ कैप। तो बड़ा जो टर्म है ना वो कैप है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रही हूँ। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी, मैंने हेडफोन नहीं लगाया। यो मैम क्लियर है वो। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने ये वाला पेज निकाला था और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी, उसको क्लियर यहीं पे कर लिया था। एल्वियोलाई तक हमने इसको पढ़ लिया था। और जो लंग होते हैं उसकी लेयरिंग होती है, अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, लंग की कवरिंग को विजरल लेयर। विसरल लेयर, और बाहर वाली को, पेरिटल लेयर। हाँ, और बीच में क्या होता है, पल्मोनरी फ्लूइड। हाँ, प्लूरल फ्लूइड, राइट, वेरी गुड। उसके बाद हमने कहा था कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, लेकिन पीछे नहीं होते। तो बस यहाँ तक रिंग है, यहाँ से खाली है, राइट, ये चीज हमने कर ली थी। और ये कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक जाते हैं, मिड थोरेसिक कैविटी तक। यस। कौन सी ये डिवीजन तक जाते हैं, Mini bronchioles. ब्रोंकियोल्स तक, राइट। उसके बाद नहीं, गुड। उसके बाद हम लोगों ने करा था कि ये जो ट्रैकिया होते हैं वो बाइफरकेट कर जाती है, कौन सी थोरेसिक वर्टिब्रा के पास, फिफ्थ P5। थोरेसिक वर्टिब्रा। हाँ, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, और डायफ्राम इज अ मसल, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका पैसेज किया था बहुत अच्छे से, और एनसीईआरटी में याद कर लिया था, 4 मार्क का आता है, करेक्ट। उसके बाद टाइप स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने कहा कि सबसे पहले हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग। तो हम जब उसको सांस को अंदर ले रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग। सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो मेरे लंग्स में जो ये हवा अंदर गई है, उससे जो ऑक्सीजन है वो मेरी ब्लड में चला जाएगा, और मेरे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लंग्स में आ गया। लंग्स में भी कहाँ, एल्विलाई में। तो ये है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बेशक मेरी बॉडी में लंग्स अंदर है, लेकिन एक्सटर्नल इसलिए क्योंकि लंग बिल्कुल डायरेक्टली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है थ्रू नोज।
एंड दिस कंप्लीट पैसेज। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद ये सारी ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मेरी बॉडी में घूमेगी और जिस भी टिश्यू को वो ऑक्सीजन देगी, मेरे दिमाग को ऑक्सीजन देगी, मेरे स्किन को ऑक्सीजन देगी, तो ये सारी के सारी कहेगी इंटरनल रेस्पिरेशन। और उसके बाद जो मेरा सेल है, मेरा स्किन का सेल है, उसने वो ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ा और एटीपी बना ली, उसको हमने कह दिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इतना क्लियर था मैं? Clear, ma'am. मैम कभी बाई चांस स्टेप ऑर्डर में आ जाए तो ये ही ऑर्डर रहेगा, है ना? जब तक ये नहीं होगा तब तक सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, तो याद रखना। वैसे आना नहीं चाहिए ऑर्डर में, पर फिर उसके बाद हमने एक चीज करी थी कि एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई दोनों के अक्रॉस होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना? तो इस चीज को हमने यहाँ पे याद रखा था। और कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व नहीं है। नोज, रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, ये सारा का सारा सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं कर रहा ना, सिर्फ उसको कंडक्ट कर रहा है, पास करवा रहा है अपने पे, सड़क का काम कर रहा है। तो इनको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि कंडक्टिंग पार्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे करके बन सकता है। तो ये वाला हमने यहाँ पे कर लिया था, करेक्ट? कोई डाउट अभी तक? नो मैम No, ma'am. नो मैम कोई डाउट अभी तक? पक्का? मैम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताने एक बार। ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैम एक बार एम आई स्लाइड ऑडिबल? यो मैम दिख रही है स्लाइड? हाँ, यो मैम हेलो, यो मैम ओके। क्या कह रहे थे तुम, बोलो। मैम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताना एक बार फिर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सर समझाऊं, ये बोल रही हो? यस मैम ओके, पक्का मेरी आवाज सबको आ रही है? ब्रेक तो नहीं हो रही? क्योंकि मुझे मैम इसकी आवाज ब्रेक होके सुन रही है। Yes, ma'am. I'm clear. क्लियर है। आ रही है यार, मुझे क्यों नहीं आ रही सही से? अच्छा, मैम तुम्हें अब नहीं सबको आ आ रही रही है, है। चलो ठीक है। पल्लवी शायद अब नहीं आ रही है मैम आपकी अब आ रही है? यस यस मैम ओके, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल रहे हो ना यस मैम बेटा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है कि अगर ये लंग है, ठीक है, तो इस लंग में भरी पड़ी क्या है? बहुत अच्छे से भरी पड़ी होती है एल्विलाई, है ना? तो ये एल्विलाई है और इसके पास ही होगी ब्लड वेसल। तो एल्विलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है, इस वाले पार्ट को, यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है? यस मैम गॉट इट? ठीक है, अभी हम इसे आगे करेंगे, टेंशन ना ले। इतना पार्ट क्लियर हुआ सबको? Clear, ma'am. चलो ये बढ़िया, मैम चलो चलो आगे चलते हैं, फिर वेट क्यों करना है। उसके बाद अब ये ना बता रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो मैं पैरा बता रही हूँ, ये लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से अंडरलाइन करना उन वर्ड्स को। लंग्स जो होते हैं कहाँ होते हैं? थोरेसिक चैम्बर में होते हैं। थोरेसिक चैम्बर का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हें बाई चांस नहीं पता है तो कुछ नहीं है, ये बॉडी है ना किसी की, ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो जो इतना रीजन होता है, चेस्ट वाला रीजन जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं थोरेसिक, जहाँ पे तुम्हारी चेस्ट है, ठीक है? इसके नीचे जो रीजन है इसको हम कहते हैं एब्डोमेन, इसको हम लूज लैंग्वेज में हम कह देते हैं इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे, ठीक है? उसके नीचे जहाँ पे तुम्हारा ग्रोइन रीजन है उसको हम कहते हैं लोअर एब्डोमेन।
ये जो थोरेसिक रीजन है ना, जहाँ चेस्ट है, उसी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो जो थोरेसिक कैविटी है, ध्यान से सुनना, ये वर्ड्स पे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए करा रही हूँ। थोरेसिक चेम्बर में होते हैं लंग्स प्रेजेंट, विच इज एनाटोमिकली अ एयर टाइट चेम्बर। मतलब अगर अंदर से देखूं तो बिल्कुल एयर टाइट चेम्बर है, तो ऐसे करके एक एयर टाइट चेम्बर बना हुआ है ऐसे। ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। अंदर से खाली है, इमेजिन करो एयर टाइट चेम्बर है, लेकिन अंदर से खाली है वो। अभी धीरे धीरे भर रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ। उसके बाद thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। तो जो thoracic chamber में पीछे की तरफ है, that is dorsal। याद है ना, dorsal ventral, भूल गए? याद है मैम। Yeah. याद है। है ना। तो ये रहा अगर हमारा प्यारा टॉम, तो पीछे वाला रीजन हो गया डॉर्सल और फ्रंट हो गया वेंट्रल। तो इसका जहाँ पे इसकी आईज है, फेस है, फ्रंट साइड, ये होगी इसकी वेंट्रल, है ना। तो डॉर्सल साइड पर थोरेसिक कैविटी में क्या होती है, बैकबोन, करेक्ट। तो इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, डॉर्सली क्या है इसके पास, यहाँ पे अगर हाथ लगाओगे तो एक हड्डी दिखेगी तुम्हें, उसे हम कहते हैं स्टर्नम। तो वेंट्रली इसके पास है यहाँ पर स्टर्नम, ओके। इंटरनली, सॉरी लेटरली, लेटरली मतलब कोने से, तो ये जो कॉर्नर्स है ये लेटरल है। तो ये कह रहे हैं लेटरली ये किससे कवर होती है, रिब से। और लास्ट वर्ड है लोअर साइड पे क्या है, डूम शेप्ड डायफ्रम। डायफ्रम होता है डूम शेप। डूम शेप का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे उठा सा हुआ। हाफ सी, आधा सी कर लो, आधा सी करो, सॉरी सी कर लो या आधा चांद कर लो, तो इसे कहते हैं डूम शेप। डूम शेप, तो डूम शेप्ड हमारे पास डायफ्रम होता है, किधर, नीचे की तरफ, राइट, लोअर साइड। ये जो सेटअप है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, ऊपर नीचे कर सकते हैं चीजों को। सो जिसको भी अंडरस्टैंडिंग है वो ये क्वेश्चन कर देगा। आगे चलो। यो मैम। लंग की जो कैविटी है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी कैविटी। तो पल्मोनरी का मतलब ही लंग होता है, कैविटी का मतलब कोई खाली सा रीजन, ठीक है। तो लंग की जो कैविटी है उसी को पल्मोनरी कैविटी बोल रहे हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी इन्होंने, राइट। ब्रीदिंग हम आगे करेंगे, तो एक चीज है जिस पर ध्यान दे लो, उसके बाद ब्रीदिंग तो मैं समझाती हूँ। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये कह रहे हैं रेस्पिरेशन में ना ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो होते हैं, तभी रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये सिर्फ ब्रीदिंग नहीं कह रहे कि एयर अंदर आ गई और चली गई, ये रेस्पिरेशन कह रहे हैं। एयर अंदर भी आएगी, ब्लड में भी जाएगी, ब्लड से टिश्यू में भी जाएगी, और आगे जाके खाने को भी तोड़ेगी, पूरा रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। तो स्टेप जब भी इतने अच्छे से किसी एनसीईआरटी में दिए तो तुम्हें वो आने चाहिए, उस पर बनता है क्वेश्चन, स्कूल में तो स्पेशली। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या है, ब्रीदिंग को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा है। तो देखो हमने कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है ना ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो इसको वो यूज कर सकती है। ब्रीदिंग की जगह पल्मोनरी वेंटिलेशन लिख के कंफ्यूज कर सकती है, तो होना नहीं है, राइट। इसे अंडरलाइन करो। by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। इसका मतलब और अच्छे से समझ आएगा कि ये सिंपली कह रहे हैं ऑक्सीजन अंदर गई है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर गई है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोल से, एल्वियोल की जो मेम्ब्रेन थी उनसे गैसेस का डिफ्यूजन हो गया है और वो हमारे ब्लड में चली गई है। अभी ये स्टेप कराऊंगी। उसके बाद वो कह रहे हैं ये सारी गैसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के थ्रू, फिर ये गैसेस हमारे टिश्यू में जाती है, टिश्यू ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड खून में छोड़ देता है, और लास्ट में क्या होती है, सेल यूटिलाइज कर लेते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो ये सारे स्टेप को इसने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है इतना। यो मैम। बहुत बढ़िया। देखो अभी कह रहे हैं ब्रीदिंग के 2 फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। तो हमें इसे ढंग से करना है, ओके। तो इंस्पिरेशन अगर हमें करना है तो तुम जानते हो रिब्स है तुम्हारे पास, कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 years। 12 पेयर्स। कितने फ्लोटिंग होते हैं, 3 क्या बोल दिया मैंने यार, 3 अच्छा two कोई floating बात नहीं, तेरे को बोन वाले चैप्टर में बताऊंगी, 2 floating ठीक है। तो ये हमारे रिब्स है, ओके। ये हमारे रिब्स है, थोड़ी देर में तेरे 1 भी हो जाएंगे, है ना। तो मैं एक बेसिक डायग्राम बना रही हूँ, मैं फ्लोटिंग कुछ नहीं बना रही अभी, तो मुझे तुम्हें छोटी सी बात बतानी है। सेंटर में स्टर्नम बनाया मैंने, और फॉर सम रीजन ये रिब थोड़े छोटे बन गए,
कुछ बताने वाली हूँ, एक वर्ड समझाना है इसलिए ये कर रही हूँ। ठीक है, पीछे से भी होंगे ऐसा नहीं है, नहीं होंगे। तो ये हमारे रिब्स है। ओके, अब जो रिब्स होते हैं ये तो बोन्स है ना, रिब्स क्या बोन्स ही तो है। इसके अंदर क्या पड़ा होगा, हमारा लंग। तो जो रिब्स होती है ये बोन्स भी तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा थोड़ी है बीच में खाली से स्पेस है। तो ये बोन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती है, वाया, मसल्स नहीं पता। हाँ जी, मसल्स मसल्स, एग्जैक्टली, दे आर कनेक्टेड बाय मसल्स। ये मसल अंदर की तरफ है तो मसल बाहर, मतलब ये मसल बाहर की तरफ दिख रही है तो अंदर की तरफ भी तो होगी ना। इसी को अगर मैं इधर पीछे से देखती तो अंदर की तरफ भी होगी ये मसल, मानते हो इतनी बात, यो मैम। है ना। अब देखो इसी बात को मैं कैसे कहूंगी, इसी को मैं नाम दूंगी कि जो बाहर की तरफ तुमको दिख रही है मैं इसको बोलूंगी एक्सटर्नल, इंटर मीन्स बीच में, कॉस्टल मीन्स जब भी मेरे को लंग की बात करनी है तो मैं कॉस्टल वर्ड यूज करूंगी, COAS, सॉरी, COAS, कॉस्टल मसल्स। तो ये है मेरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यानी कि जो अंदर की तरफ यही वाली मसल्स होंगी ना, और उनको हम कहेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इतना क्लियर, पता यो चला ये मैम। मसल कौन सी है। अच्छा, अब ये जो लंग है ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा था, बेस पे कौन था, कौन सी मसल थी, डायफ्राम। डायफ्राम। और डायफ्राम सी शेप का ही होता है, ऐसी होता है हमेशा। ठीक है, तो ऐसा मैं सोच रही सीधा होता है, फ्लैट नहीं होता, ये हमेशा ऐसी होता है। अगर मैं इमेजिनरी लाइन क्रिएट करूं तो स्ट्रेट जो लाइन होगी वो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ऐसी शेप का होगा। तो ये है हमारा डायफ्राम, राइट। तो यहाँ पे हमारा डायफ्राम बना है, ऊपर लंग पड़े हैं, उनके बीच में इंटरकॉस्टल मसल है, मतलब ऊपर रिब्स पड़े हैं, उसके अंदर लंग्स पड़े हैं। ठीक है, क्लियर इतना, यो मैम। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमें एक बड़ी बेसिक सी बात जाननी है जो हमें बायो में बहुत जगह पे यूज होगी। ठीक है, मेरे को टाइम बताना, लेट स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे हम, इतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाएंगे तुम्हें उतना ही जितना पढ़ाना है। ओके, मान लो ये है डब्बा, ऑस्मोसिस में तुमने ये बात सुनी भी होगी कहीं। ठीक है, तो मान लो ये है रूम 1 और ये है हमारा रूम 2। ठीक है, और ये है हमारा बीच में डोर, ताला लगा है इस पे। ओके, ये हमारा डोर है। तो मान लो यहाँ पर है 100 इंडिविजुअल्स और यहाँ पे है 10 इंडिविजुअल्स। कौन ज्यादा कंफर्टेबली बैठे होंगे, 10 10 इंडिविजुअल। रूम 2 वाले। वाई, प्रेशर कम। प्रेशर क्या, सिंपल भाषा में बता। स्पेस भीड़ ज्यादा है। कम है मैम। जगह ज्यादा है। अब इस पूरे रूम में मैं अकेली हूँ, सारे टीचर जहाँ बुला लो, मेरे बैठने की जगह नहीं बचेगी, मैं कंफर्टेबल हूँ, है ना। सारे आगे तो मुझे शायद ऐसे बैठना पड़ जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। दरवाजा बंद है, कुछ कर नहीं सकते, खोल दो दरवाजा। अब क्या होगा, अगर मैंने दरवाजा खोल दिया अब क्या होगा, मैम रूम 1 से इंडिविजुअल मैम रूम 2 में चले जाएंगे। रूम 1 से लोग भाग के जाएंगे रूम 2 की तरफ, ऐसा क्यों। क्योंकि उनको स्पेस मैम वहाँ पे स्पेस भी है ना, तो वहां पे स्पेस है, हाँ। मैं दरवाजा खोल दो, बाहर जितने लोग हैं सब अंदर आ जाएंगे, है ना। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है ना, कॉमन सेंस की, आपको कॉमन सेंस ही लगाना है, उतने में हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कभी कहते हैं ना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसका मतलब क्या होता है कि एसिड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, एसिड के मॉलिक्यूल ज्यादा है मतलब नंबर ज्यादा है ना। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब है एसिड के मॉलिक्यूल कम है, वाटर के ज्यादा है, राइट। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मैं कॉन्सेंट्रेशन बोल दूंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। नो मैम। ठीक है भैया, No, ये ma'am. मना नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक रूल है जो तुमको याद करना है कि मॉलिक्यूल बिना एनर्जी, देखो नो एनर्जी यूज, याद रखना, नो एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं करनी हमने, ये जो अगली लाइन लिखा रही हूँ मैं, पर मैं ये वर्ड उठा रही हूँ यहाँ से, तुम दिमाग में रखना मत क्योंकि कंफ्यूज कर देगा। तो हमेशा याद रखना, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हाई concentrated region to lower concentrated
concentrated region to lower concentrated region, और ऊपर ये डायग्राम बना देना सिंपल। जो ऊपर हमने हिंदी में बोला हमने उसको बायोलॉजिकल सेंस में लिख दिया कि जहाँ पे लोग ज्यादा है वो कम जगह पे जाएंगे, जहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है, फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर? यो मैम। नेक्स्ट पेज निकालू? ठीक है, आवाज आ रही है ना? मैम 1 सेकंड प्रीवियस वाली स्लाइड बताओगे? हाँ मैम इससे प्रीवियस ये डन मैम। चावल डन। चावल कौन खा रहा है चावल? लेकिन अब तुम कुछ भी खाओ, मुझे जलन नहीं होगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ। खा लो खा लो। अरे तुमको पता चला, एक बहुत कमाल की न्यूज है। आलम सर के बारे में पता चला? मैम क्या? आलम सर से रिलेटेड बहुत कमाल की न्यूज है। बताओ मैम। मैम बताओ। जो मैं बताती हूँ, सुनो। एक काम करना, आलम सर को मैसेज करना, ठीक है? मैसेज पता है क्या करना उनको? सर हमारी मिठाई, बस इतना लिखना। आलम सर को कंफ्यूज होने दो हुआ क्या है। लेट्स सी वो इस वाली ट्रिक में फॉल करते हैं। सुनील सर तो फॉल कर गए कि उनको कुछ पता है, मेरे को कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं पता। ना? आलम सर के साथ करना, उनको मैसेज करना। मैम सर अगर सर ने पूछा किस चीज की मिठाई तो हाँ हम क्या बोलेंगे फिर? है बोल देना सर मैम ने बताया था, बस इतना बोल देना। नहीं नहीं नहीं, मैम ने बताया नहीं, फिर सर समझ जाएंगे मैंने बता दिया। ऐसे बोलना, सर मिठाई हमने कुछ सुना था, बस इतना बोलना। ठीक है? यस मैम। तुम आगे बता दो तो। नहीं नहीं नहीं, पहले थोड़ा सा हम सर को तंग करेंगे, ठीक है? ये करना तो मैसेज थोड़ा 9 बजे के करीब, तब हम खाना खा रहे होंगे ना, तो सर की मैं शक्ल देखना चाहती हूँ शर्माते हुए कि ये मैम में क्या हो रहा है। बड़ा मजा आएगा। मेरे को कुछ नहीं मिली, ठीक है? बोलना सर मिठाई हमने कुछ सुना था, बस और कुछ मत बोलना, ठीक है? खबरदार किसी ने कुछ, तुम्हें पता ही क्या है। पर इंटरेस्टिंग न्यूज है। चलो, इंस्पिरेशन मतलब एयर को अंदर लेना। एयर को अंदर लेना, ठीक है? सो मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स में जाना उसको, ठीक है? तो उसको लंग के अंदर लेके जाना है हमें, उसको हम कहेंगे इंस्पिरेशन। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर हाँ, इसके लिए तुमको एक छोटा सा लॉ करना है जिसे हम कहते हैं बॉल्स लॉ। सुना है? नहीं सुना? आवाज आ रही है? बॉल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ना है, जिसको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज अच्छे से याद रखना कि जहां प्रेशर ज्यादा है वहां वॉल्यूम कम है, जहां वॉल्यूम ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, ठीक है? प्रेशर स्टैंड्स फॉर पी, वॉल्यूम स्टैंड फॉर वी, ठीक है? इसका सिंपली मतलब है कि अगर ये डब्बा है, ठीक है, ये है ए कंटेनर और लेट्स से दिस इज अ बी कंटेनर, ओके? और इस ए कंटेनर में मैंने कितने डाले? 100 बॉल्स डाल दी, 100 बॉल्स। और बी कंटेनर में भी मैंने 100 बॉल्स डाली। मुझे बताओ कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा बॉल्स का एक दूसरे के ऊपर? ए में। क्यों? क्योंकि ए की वॉल्यूम कम है ना? वॉल्यूम जब कम होती है, लेस होती है, तो हर चीज एक दूसरे को धक्का देती है। स्पेस कम है, तो जब भी स्पेस कम है प्रेशर ज्यादा है। याद रखना, जब भी स्पेस कम है प्रेशर ज्यादा है। जब स्पेस खुली होती है फिर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अरे मैंने सही बोला ना? सही बोला मैंने? सही बोला ना? तो उल्टा बोल देती हूँ पूरा। हाँ, तो जब ये वॉल्यूम कम है, ये देखो वॉल्यूम की वैल्यू है लेस, तो उस जगह पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई, एंड वाइस वर्सा, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शन का यही मतलब होता है। इतना क्लियर? यही है हमारा बॉयल्स लॉ। लिख लिया? ठीक है।
अब हमने कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में पढ़ा था ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें एक और चीज जाननी है कि जब भी इसके नीचे लिख लेते हैं हम, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन एंड फ्रॉम, यही लिख लो, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। ठीक है, लिख लिया? यो मैम। ऐसे हो जाएगा ये, कुछ भी नहीं इंस्पिरेशन में। देखो इन्वायरमेंट में जो एयर है, यहाँ लगाते हैं हम इन्वायरमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें टर्म यूज़ कर लेंगे एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कह सकती हूँ मैं ये बात। और ऑक्सीजन ज़्यादा से क्या मतलब है कि बेसिकली इसी को स्लैश करके लिख दूँ तो O2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना, या नीचे वाले के लिए वाइस वर्सा हो गया, करेक्ट? इतनी बातों में क्लियर है? अच्छा, लेकिन जो एयर है, जो भी हमारी एयर है बेसिकली, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है या और मॉलिक्यूल भी है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और नाइट्रोजन भी होगी, यस मैम। है ना? तो देखो अगर मैं प्रेशर की बात करूं कि एक एयर है, मतलब इस रूम में जितनी एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, है ना, बहुत सारी गैसेस हैं, तो सबका प्रेशर होगा एयर पे, है ना। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से भी तो टकराते होंगे ना, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा मूव कर रहा होता है हर डायरेक्शन में, राइट। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से भी टकराते होंगे। मुझको प्रेशर जानना है सिर्फ एयर का, क्योंकि ऑक्सीजन का, तो कभी भी तुम्हें एक गैस का प्रेशर जानना है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो तुम उस प्रेशर को कैसे लिखते हो? तुम उसको लिखते हो एज अ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ना कोई अलग चीज नहीं है, पार्शियल प्रेशर सिंपली है प्रेशर ऑफ वन गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इस एयर का इतना प्रेशर है, तो मैं तो सारी गैसेस को इंक्लूड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कितना प्रेशर है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का प्रेशर बोल, मैं बोलूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर का सिंपली मतलब है कि मैं एक गैस के मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इतनी बात क्लियर? इसका क्या मतलब है? यो मैम। यो हम मैम। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सिंबल क्या है इसका? पी, स्मॉल पी ना, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, करेक्ट? यो मैम। ठीक है, तो PO2 लिख दूंगी या मैं PCO2 लिख दूंगी। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, PO2 या PCO2 या PN। हमने इन दोनों पे फोकस करना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन पे, राइट? डन, चले आगे। यो मैम। बहुत बढ़िया। चलो अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं दोबारा। ठीक है, एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे ऑक्सीजन का है पार्शियल प्रेशर, कैसा? हाई, राइट। अब बात करते हैं हम अपने लंग्स की। लंग्स कैसे बैठे हैं? अभी नॉर्मली बैठे थे, अब इनको करना है एक्सपेंड। तो लंग्स वैसे तो ऐसे, अरे ये तो पंछी बन गया, पंछी थोड़ी बनाना है यार, मेरा सर क्यों नहीं आ रहा? ऐसे लोग सोचेंगे मैडम के पास सर नहीं है। ओके यार, अच्छी लग रही हूँ मैं इस कैमरे में, कितनी खराब आ रही हूँ, हद हो गई। चलो कोई बात नहीं। ये तो बहुत बुरे लंग्स है, डिजीज लंग बन गया मुझसे, आई एम रियली सॉरी। ओके, अरे यार आई क्विट, मुझसे नहीं बनेंगे। ये भाई जिसके भी लंग्स है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ओके, तो ये लंग्स थे। लंग्स में कौन सी मसल पढ़ी थी हमने? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल। इस पे ध्यान देना है हमने अभी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये पॉइंट सुन लो, उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आराम से करोगे। नीचे क्या पढ़ा था इसके? डायफ्राम। डायग्राम। डायग्राम, हम डायफ्राम। डायफ्राम। क्या हो गया तुझे? आज मैंने जिपमर को जिम्प जिम्प पर बोल दिया,
और मैं अपने ही सीनियर को जिपमर के स्पेलिंग बता रही थी, उन्होंने मुझे बोला सही स्पेलिंग ना ये होते हैं। मैं कहा यार ये तो भरी मीटिंग में बेइज्जती होगी। दैट वाज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। फिर मैं सोचा छोड़ो, अब तो हो गई। चलो, तो ये कौन सी स्टेट है? ये है, केस में लिख लेते हैं, मुझे लगता है केस इजी रहता है याद करना। केस है कि सब कुछ नॉर्मल है। एक चीज याद रखना, जो डायफ्राम होता है वो जब नॉर्मल होता है, नॉर्मल कंडीशन है, कोई रिलैक्स वाली स्टेट है, तो मैं इसको रिलैक्स कर देती हूँ। चलो, जब वो रिलैक्स होता है तो वो कैसा होता है, किस शेप में होता है? ये ऐसा दिखाई देगा, डूम सी शेप। हाँ, तो सब जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा ना वही करेगा, क्योंकि मुझे भी स्कूल में ये बड़ा कंफ्यूज करता था कि मैं कहा ये ऐसे ही होता है, मुझे लगता था कि ये फ्लैट होना चाहिए, जर्नली तो ऐसे ही लगता है ना, तो ये डूम शेप में रहेगा। और ये मेरी ये दिक्कत किसी ने कभी सॉल्व नहीं करी। ठीक है, अब देखो केस 2। मैं चाहती हूँ कि ऑक्सीजन रिच एयर मेरे लंग्स के अंदर आए, तो अगर मेरे को एयर को अंदर लेके आना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन क्यों आएगी अंदर? मैम लंग, प्रेशर किस कंडीशन में ऑक्सीजन रिच एयर अंदर आएगी लंग्स के? लंग्स में प्रेशर कम होगा, बाहर हाँ, कंडीशन चाहिए मुझे। क्या? पहली, हाँ, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, है ना, अभी वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस, और स्पेस भी हो, स्पेस हो फॉर एयर टू मूव इन, राइट। और इसी सारे को तो मैं कह रही हूँ पूरी थोरेसिक कैविटी, तो मतलब ये है कि मुझे थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ानी है और उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम रखना है। लकीली लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल कम है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। कैसे? ये जो लंग्स है ना, इनको समझ आता है कि इनको बाहर से एयर अंदर लेके आनी है, तो ये करते हैं एक्सपेंड। अब इसको एक्सपेंड करना है तो किस किस पे इफेक्ट पड़ता है, देखो हायर ग्रेड्स में और पता चलेगा तुम्हें। अभी के लिए तुम्हें ये जानना है कि जब लंग्स को एक्सपेंड करना है, थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लिखिए वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने इसलिए उतना ही लिखा है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, अब ऐसा लगेगा ना कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन कभी यहाँ देखो ऐसे लूज है, जब मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तो ये वॉल्यूम बढ़ा। अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, वैसे मसल मेरे कम हो गए हैं, अगर तुम थोड़ा भी ध्यान से देखोगे, खुद को टच करके देखो, ऐसे लूज लगेगा, पर इसे ऐसे करोगे ना कॉन्ट्रैक्ट, तो साइज इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो एक्सपेंड करा देती है थोरेसिक कैविटी को, और डायफ्राम ऊपर की तरफ है ना, तो तुम देखो यहाँ पर स्पेस कम है, लेकिन इसी डायफ्राम को मैं फ्लैट कर दूं, अगर मैं इसको फ्लैट कर दूं तो इसने जगह दे दी ना, देखो, अरे कहाँ गया, इसी डायफ्राम को फ्लैट करके बनाओ जरा। जब फ्लैट बनाओगे तो ये वाली स्पेस ध्यान से देखना, ये जो स्पेस थी खाली, कुछ नहीं कर रही थी, वहां पर अब डायफ्राम आ गया है, तो ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी का एरिया तो बढ़ गया ना, अब थोरेसिक कैविटी ज्यादा बड़ी हो गई। और अगर थोरेसिक कैविटी ज्यादा बड़ी होगी मतलब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, और एयर विल मूव फ्रॉम लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और वो अंदर की तरफ आएगा क्योंकि अंदर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। समझ में आई? यो मैम। Yeah, ma'am. पहले ये लिखना। तो याद रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है वो मैंने इनहेलेशन में डाला है, यही कंफ्यूज करेगा, कुछ नहीं है इसमें, ये तुम भी पढ़ सकते थे। दिक्कत होती है कि ये टर्म्स डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं है एनसीईआरटी में, और ये नहीं समझ में आता क्या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। तो याद रखना इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी हमने, किसकी? दो चीजों की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम की। कहीं कहीं जगहों पे एब्डोमिनल मसल भी मेंशन होती है, ठीक है, तो वो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगी ना, वो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का बाहर का, लेकिन पढ़ लेना, कभी कभार आ सकता है, पता होना चाहिए, मुझे लगता है पता होना चाहिए। तो मैंने इनहेलेशन में कहीं पे शॉर्ट में लिख लो कि पढ़ी है कॉन्ट्रैक्शन, किनकी पढ़ी है? दो ही चीजें पढ़ी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल EIM एंड डायफ्राम, ठीक है। आगे चलो। यो मैम। ठीक है,
इतनी बात सबने लिख ली ना? यो मैम। ओके, एज द ये लिख लो मैम volume of रिपीट करना फिर से। क्या लिखूं? क्या रिपीट करूं? इनहेलेशन। लिख रही हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यो मैम। लिख ले फिर। तो मैंने हिसाब लगा लिया कि मैंने ज्यादा बोल दिया तो मैं लिख लेना चाहिए। एंड here rich in oxygen PO2 is high in atmosphere, moves from atmosphere into the lungs, और lungs के ब्रैकेट में PO2 is low। ठीक है, ये हो जाएगा इनहेलेशन। मैंने कहीं पे भी एनर्जी यूज करी? नो मैम। नो मैम। बेटा जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना उसमें एनर्जी लगती है। ऐसी बैठी है ना, ऐसी कुछ एनर्जी नहीं है। ऐसे हो जरा, 3-4 मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, एनर्जी लगेगी। तो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये रहा नीट का क्वेश्चन। इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि वो कहीं पे एटीपी मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा इट्स एन एक्टिव प्रोसेस। कौन? चलो आगे। नो मैम। बड़ा कर ले। आज मैंने इस कप में फाइनली कॉफी पी ली। मुझे अच्छा लगा। ये ब्लैक है और अंदर से ब्लू है, अभी डर्टी है थोड़ा। नहीं, आई थिंक ये पर्पल। अरे यार मुझे कलर नहीं समझ आते, पता है। मैं अपनी मम्मी को बोल रही थी रेड, वो ग्रीन वाला बैग का है, ग्रीन वाला, वो ब्लू निकला। मैं कहो मुझे अभी भी ग्रीन लग रहा है ये। आई थिंक कुछ आंखों को हो गया है मेरी कलर्स को लेके। मुझे सच में कलर नहीं समझ आते। डन मैम। ओके, डन ना? इनहेलेशन डन, ये सारा कॉन्सेप्ट डन, राइट? अब इसी को अब मैं अगर तुमको बोलूं एक्सेलेशन क्या है, तो एक्सेलेशन करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सोच के बताओ। अरे एक्सेल करना है ना, तो थोरेसिक कैविटी को छोटा कर दो। थोरेसिक कैविटी को छोटा करो। जैसे उसको छोटा करोगे, भाग के जाएगी ऑक्सीजन बाहर की तरफ। क्यों? देखो, जब इनहेलेशन हो गया तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, इनहेलेशन हुआ, ऑक्सीजन अंदर चलेगी, लंग्स से ऑक्सीजन चली जाती है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है। अब जो लंग है, एक्सेलेशन के केस में क्या है? लंग्स हैव CO2 रिच एयर। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन उसमें भी होगी, पर उसमें CO2 ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वो जो हो गया एल्वियोली के साथ। तो अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, अब इसको बाहर निकालना है, गेट आउट करवाना है। तो उसको गेट आउट कैसे कराओगे? टू मेक इट गेट आउट क्या करना पड़ेगा? तुमको लंग्स को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लंग्स को छोटा कैसे करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करके। कॉन्ट्रैक्ट करना है, तुम कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मत यूज करो, गलत हो जाएगा। तुम इसको करो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज। इसको रिड्यूस कर दो, सिंपल। जो जो तुमने पीछे किया था उसको उल्टा करो। क्या किया था तुमने? क्या कह रहा था एक्सटर्नल इंटरकोशनल मसल के साथ? Contract with muscle. इंटरकोशनल मसल लिख लो। ये पहले क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट। इसको अब कर दो रिलैक्स। और क्या किया था? फ्लैट शेप में आया था। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था या रिलैक्स किया था? कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया था, रिलैक्स करते। तो बेटा एक्सेलेशन है रिलैक्स। जब भी तुम रिलैक्स के बारे में सोचते हो तो मैं सोचती हूँ, जब भी हम रिलैक्स सोचते हैं हम क्या सोचते हैं? छोड़ दिया सांसें ऐसे। एग्जैक्टली रिलैक्सेशन है। तो एक्सटर्नल इंटरकोशनल मसल है, डायफ्राम को रिलैक्स करो, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी हो जाएगी डिक्रीज, और इसी की वजह से क्या होगा? कार्बन रिच एयर
out of body, out of lungs, into atmosphere. अब मजे की बात है कि जब रिलैक्स होती है मसल्स तो उसको एक्टिव एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो एक्सेलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. तो नीट का ये क्वेश्चन बनता है ना, आराम से बनता है. तो 4 मार्क का क्वेश्चन है. इस पूरे प्रोसेस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. ये कुछ पॉइंट थे बीच में जिस पे ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैंने बोला, पर इन सब टॉपिक पे बनते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगर मैं तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल. जो लोकोमोशन एंड मसल में मसल पार्ट है ना, मसल पार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो मसल इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रेस्पिरेशन का पार्ट, ये वाला जो चैप्टर करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर कार्डियक सिस्टम आता है. ये चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ कार्डियक से, क्योंकि ये इजी है. कार्डियक में ज्यादा मेहनत थी. ओके, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है. डन. यो मैम. अच्छा, यो मैम. अब देखो, ये इतनी देर से जो एनसीईआरटी 12 बीच में आ रही है, ये ऐसे तो रखी हमने, इसको पढ़ेंगे फटाफट. अब ध्यान देना और एकदम उठ जाओ. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस. इंस्पिरेशन भी होती है उसमें और एक्सपिरेशन भी होती है. जो मैंने पढ़ा है सब कुछ यही लिखा है, ठीक है. तो एक्सपिरेशन टेक प्लेस, तो इसको यहाँ कर लो. बाय विच द मोमेंट ऑफ एयर इन आउट ऑफ द, यहाँ पे इंस्पिरेशन पे अंडरलाइन करो, तो ये पूरा प्रोसेस इंस्पिरेशन का है. नीचे एक्सपिरेशन पे अंडरलाइन करो, ये पूरा प्रोसेस एक्सपिरेशन का है. जब फ्री हो गए तो एक बार इसको पढ़ना, तुमको यही सब चीजें मिलेगी. कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यही सब वर्ड्स घूम फिर के मिलेंगे. फिर भी कोई वर्ड ना समझ आए पूछना, ठीक है. तो ये वाला पार्ट करना एक बार. अब इस पे आओ, ये भी वही है. देखो यहाँ पे स्टर्नम को भी डिस्कस कर रहा है. हमने स्टर्नम डिस्कस नहीं किया, तो ये इस पार्ट को एक बार पढ़ना. मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया, मैं 3-4 वर्ड बोलूंगी ना, तुम मेन टॉपिक भूल जाओगे. तो अपना मेन टॉपिक याद रखना. इतना तो तुमको भी पता है ना कि अगर थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो रही है तो स्टर्नम भी बाहर की तरफ जाएगा, और थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो रही है तो स्टर्नम भी अंदर की तरफ जाएगा. तो यही वाला लॉजिक जो मैंने तुम्हें लॉजिक समझाया, उसको अप्लाई करके ये पैराग्राफ पढ़ना. ये पैराग्राफ तुमको सारे समझ आएंगे. ओके. अब एक बात है, ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ 12 to 16 टाइम्स अ मिनट. 1 मिनट में 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं. द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन. तो स्पायरोमीटर की मदद से हम लोग ब्रीदिंग को चेक कर सकते हैं. ये लगता है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीट के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है. स्पायरोमीटर के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इस बीट्स के ऊपर. कैसे, बेशक सीधा क्वेश्चन ना आए, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है ना, उस टाइम पे क्लिक नहीं करेगा. तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही लाइनों से निकलते हैं. ओके, डन. ये वाला पैराग्राफ पढ़ना, मैंने तुम्हें सब समझा दिया, हो जाएगा. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के पॉइंट से. क्यों? क्योंकि इस पे आ सकती है लेबलिंग, राइट. आई भी होगी. इसके मैंने PYQ अभी लगाए नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में थी मैं यहाँ. कल मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद PYQ देख लूंगी इसके, ठीक है. तो इसकी लेबलिंग डेफिनेटली आ सकती है. ओके. और ये तुमको क्या ही दिखा रहा है, मुझे बता सकते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ए में क्या हो रहा है और बी में क्या हो रहा होगा? मैम ए में इंस्पिरेशन एंड बी में एक्सपिरेशन. हाँ, ये एरो है, ये तुमको बता रहे एयर अंदर जा रही है. क्यों एयर अंदर जा रही है? क्योंकि रिब और स्टर्नम रेज्ड हो रहे हैं. तो देखो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं इंस्पिरेशन में कि रिब और स्टर्नम रेज होंगे या नहीं. तो याद रखना, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई है, सब कुछ रेज होगा. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए नीचे जा रहा है. तो ये एरो गलत हो सकता है ना. हमें लगेगा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो चीजें इकट्ठी होती है, लेकिन डायफ्राम के केस में वो नीचे जाता है, राइट. और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रिलैक्स हो रहा है. ओके. तो याद रखना ये बात, यहाँ पर ही कंफ्यूजन होगी और कहीं कंफ्यूजन नहीं बनती. ये देखो, ऑर्डिनरी अपनी ओरिजिनल शेप में चले गया है, वॉल्यूम भी ओवरऑल डिक्रीज हो गया और एयर बाहर जा रही है. समझ आए? तो इन एरो को कर लेना. अब ये कुछ टर्म्स है जो तुमको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. इन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है और ये टर्म्स थोड़ा रटना पड़ता है. तो ये जो टर्म्स है इनको तुमको लर्न करना है. तो ये तुम कल लर्न करके आओगे, फिर मैं तुमसे डिस्कस करूंगी. अभी पढ़ाऊंगी बोरिंग है, तुम भी सोचोगे मैं भी, पर ये तुमको लर्न ही करनी पड़ेगी. मतलब कि लंग के अंदर कितनी एयर है जब तुम सांस ले रहे हो अंदर, जब तुम सांस छोड़ रहे हो, और मैंने जान लगा के और एक्स्ट्रा सांस छोड़ी या जान लगा के और एक्स्ट्रा सांस ले ली, और अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तब भी क्या मेरे लंग्स के अंदर कोई एयर है? इन सबको एक साइंटिफिक टर्म दे दिया है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम.
एक बार इसको लर्न करके आना, एक्चुअल में लर्न करके आ गया। रट्टा होता है ना जैसे रट्टा, तो यहाँ पे रट्टा है पूरा, बहुत अच्छे से इसको रट के आना, फिर पूछूंगी मैं, और मैं किसी से भी नाम लेके पूछूंगी, ठीक है? ये तुम्हारा रट के आना है। चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक बार देख ले। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना? ठीक है, तो हमने ब्रीदिंग का देख लिया, अंदर आ गई एयर, बाहर चलेगी, कोई बात नहीं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन देख लिया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ हो रही होगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर, किस किस के बीच में? बेटा ये किसके बीच में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? alveoli and blood vessel. एल्वुलाई एंड ब्लड वेसल, वेरी गुड, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है लेबलिंग का थोड़ा सा, कि ये है एल्वुलाई। एल्वुलाई ना बहुत पतली सी लेयर से बनी होती है, सेल्स की एक बहुत पतली लेयर से बनी है। कौन से सेल है ये? इन सेल को हम बुलाते हैं स्क्वामस एपिथेलियम। एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, वन लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। अभी हमने चैप्टर नहीं करा है, लेकिन ये आता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो है ना, ये ब्लड वेसल कौन सी होगी जो लंग के पास आ रही है? सर्कुलेटरी सिस्टम, pulmonary vein. पल्मनरी वेन, पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी कनेक्शन बनाएगी एल्वुलाई के साथ, ये बोल रहे हो? एक्सचेंज आर्टरी और वेन के बीच में हो सकता है, उनकी वॉल्स एक्सचेंज कर सकती है। कैपिलरी, हाँ कैपिलरी कर सकती है, तो ये कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी भी एक सेल लेयर थिक होती है, ये मैंने तब भी बताया था, राइट? तो ये कैपिलरी है, और कैपिलरी भी वन सेल लेयर थिक है, वन लेयर ऑफ, ये भी स्क्वामस सेल होते हैं, स्क्वामस, और इन्हीं को हम एक और नाम से जानते हैं, एंडोथेलियम। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, इनको एंडोथेलियम एक नाम दे दिया है ये एपिथेलियम ही, ठीक है। अब अगर तुमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है तो तुमको पता होगा जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो एक लेयर के ऊपर रेस्ट करते हैं जो नॉन सेलुलर लेयर होती है, और उस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? उस लेयर को हम बुलाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सुना है? हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन बनता है टिश्यू वाले चैप्टर से, कि ये होती है नॉन सेलुलर, ठीक है। ये है हमारी नॉन सेलुलर, सेल नहीं है ये, चीजों का मिक्सचर है। किन चीजों का, यहाँ नहीं जानना, जहां जो नहीं जानना उस पर मत्था नहीं मारना, सिंपल, राइट? नॉन सेलुलर है ये, तुम टिश्यू वाले चैप्टर में पीछे जाके देखोगे, तो ये वो काम है जो तुम क्लास के बाद करते हो, अपने नोट्स को परफेक्ट बनाते हो, राइट? नॉन सेलुलर लेयर है, तो एंडोथेलियम भी तो एपिथेलियल है, तो यहाँ पे भी होगी ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी, एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे कोई। तो ये भी हमारी होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम लिखा मैंने इसको, ठीक है, मैंने खुद से लिखा, ऐसे होता नहीं है शॉर्ट फॉर्म। देखो दो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, तो हम इसे ये कहते हैं कि ये इतनी पास होती है एक दूसरे की, हम इसे एक ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के नोट लिख लो, टू बेसमेंट मेम्ब्रेन are treated as one basement membrane, as one membrane। ये कहीं पे लिख लो, ये भूल जाओगे, लिखा? मैम। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सरफेस बन गया, एक्सचेंज का सरफेस बन गया, ठीक है। एल्वुलाई से चीजों को अगर क्रॉस करना है, मैं बोलूँ ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अगर इसको जाना है कैपिलरी में, तो पहले ये कौन सी मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा? मैम बेसमेंट। पहले कौन सी आ रही है ग्रीन कलर में? स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर उसके बाद कौन सी करेगा? बेसमेंट और उसके बाद स्क्वाम बेटा एंडोथेलियम करेगा ना? हाँ, स्क्वामस एपिथेलियम एंडोथेलियम करेगा, राइट?
तो मैं कह सकती हूँ ना कि अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, ये लिख लिया सबने? यो मैम No, ma'am. टाइम तो नहीं हुआ? नहीं। तो अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बोलूँ, एक्सचेंज की बात करूँ, एक्सचेंज के लिए हम देखते हैं कि ऑक्सीजन मूव करती है फ्रॉम एल्वियोलाई टू टू ब्लड कैपिलरी, राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड किस डायरेक्शन में मूव करती है? यस, ब्लड कैपिलरी टू एल्वियोलाई, राइट? तो इस मूवमेंट के लिए उसे कितने मॉलिक्यूल क्रॉस करने पड़ेंगे, कितनी लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी? सो 3 लेयर्स आर क्रॉस्ड बाय गैस मॉलिक्यूल, ठीक है? 3 लेयर उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। कौन सी 3 लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी? पहले उसको, अगर मैं एल्वियोलाई को पहले ले रही हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, तो पहले उसकी बात करूंगी स्क्वामस एपिथेलियम, और अगर मैं CO2 की बात कर रही हूँ तो मैं एंडोथेलियम वर्ड ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, ठीक है? तो एक लेयर होगी स्क्वामस एपिथेलियम, करेक्ट? दूसरी लेयर होगी हमारी, दूसरी कौन सी होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, membrane, मेम्ब्रेन, ये उससे क्वेश्चन आता है इसलिए ऐसे करा रही हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी होगी हमारी एंडोथेलियम या फिर स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, राइट? क्लियर? यो ठीक है। अब एक चीज है उसको याद रखना, पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रही हूँ। मैम previous slide लिख ले, लिख ले। मैम ये एक नंबर पर कॉमन एपिथेलियम इसी भी Done, ma'am. सॉरी बेटा, दोबारा बोल। मैम जो एक नंबर पर कॉमन एपिथेलियम इसी भी एंडोथेलियम बोल सकते हैं। बेटा टाइप कर दे, मुझे आवाज नहीं आई, समझ नहीं आ रहा, टाइप कर दे प्लीज। तो पार्शियल प्रेशर के बारे में अब एक चीज है जो हमें रटनी है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आएगा। हम जनरल बात कर रहे हैं, जनरल रट्टा, ओके? जनरल रट्टा है हमारा, ठीक है? एक तरह से याद रखना, मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी इसकी? मिनिमम वैल्यू, एक सेकंड के लिए होल्ड करना है। कौन है? तो पहली क्लास में हूँ मैं। तो मिनिमम वैल्यू की बात करूं मैं, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू पार्शियल प्रेशर की जाएगी हमारी, कौन सी? 40 mmHg। mmHg इसकी यूनिट है, पता होनी चाहिए, ठीक है? ये स्टूपिड क्वेश्चन आ जाता है, ओके? मिनिमम वैल्यू जाएगी 40 mmHg। अब देखना, अगर मैं बोलूं पीसीओ की बात में, PCO2, तो मिनिमम वैल्यू जो जाएगी इसकी कितनी जाएगी? 40, मैंने लिख दिया, राइट? मैक्सिमम कितनी जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 45 mmHg। तो इतना क्लियर है हमें कि अगर मैं तुमको सिंपली साइड में एक स्टोरी लिख दूं कि CO2 के पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जा सकती है 40 mmHg और मैक्सिमम जा सकती है 45 mmHg। पूछोगे कहाँ? लंग्स में या ब्लड में? बॉडी के अंदर कहीं भी, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। मिनिमम इतनी जा सकती है, मैक्सिमम उतनी जा सकती है, क्लियर है? यो मैम हाँ हिमराज बोल सकते हैं जो तुमने क्वेश्चन किया, ठीक है? ऑक्सीजन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के केस में क्या होगी? मिनिमम वैल्यू जाएगी 40, ठीक है? और मैक्सिमम कितनी जाएगी? 104 भी जाएगी, ठीक है? 104 तक भी जा सकते हैं, पर हम मैक्सिमम या मेंशन नहीं करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू वेरी कर जाएगी कहीं कहीं। वैसे हम बॉडी के अंदर 104 ही देखते हैं, तो हमें मिनिमम याद रखनी है, ठीक है? इतनी इतनी चीजों से हमारा क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना डन? यो मैम मैम ठीक है, मैं तुम्हें चार्ट बनाना सिखा रही हूँ, कल इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगी, चार्ट सीख के चले जाओ। आज मैंने ले ही आई हूँ तो सुन लो, ठीक है? ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में लिखा होगा, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखना जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सबको कवर कर देते हैं, ऐसे कवर करना, मैं नीचे बनाती हूँ, ठीक है? साथ में बनाती हूँ, ध्यान से देखना, फिर छोड़ दूंगी। ओके, ऑक्सीजन की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की लिखी है। अच्छा,
नहीं यार, इसके लिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें फिर कल कराती हूँ आराम से, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया तुम्हारा। इतना डन है सबका? कोई डाउट किसी को? No, ma'am. बेटा होमवर्क करके आना, याद करके आना, अगर नीट करना है, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है। ओके